नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए भुवनेश्वर की लिखी कहानी मास्टरनी। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। उस रोज सुबह से पानी बरस रहा था। सांझ तक वह पहाड़ी बस्ती एक अपार और पीले धुधलके में डूब सी गई थी। छिपे हुए सुनसान रास्ते, बदनुमा खेत, छोटे छोटे एक रस मकान, सब उस पीली धुंध के साथ मिलकर जैसे एकाकार हो गए थे। औरतें घरों के दरवाजे बंद किए सूत सुलझा रही थीं। आदमी पास के एक गांव में गए थे। वहां मिशन का क्वार्टर था और एक भट्टी। वाकई वहां बारिश की धीमी एकरस और मुलायम छपाछप की कोई आवाज नहीं आ रही थी। 4 बजने से कुछ ही मिनट पहले एक कॉटेज का दरवाज़ा खुला। यह कॉटेज मामूली मकानों से भी नीची और छोटी थी। उसके चरमराते हुए लकड़ी के जीने से 5-6 लड़के लड़कियां उतर बूढ़े किसानों की तरह झुककर अपने बस्तों से बारिश बचाते चुपचाप घुमावदार रास्ते पर चलकर आंखों से ओझल हो गए। जब तक वह दिखलाई देते रहे, उनकी मास्टरनी तनी हुई चुपचाप खड़ी उसी ओर देखती रही। फिर वह दरवाजे को मजबूती और अवज्ञा से बंद कर भीतर चली गई। वह एक अधेड़ ईसाई औरत थी, कठिन और गंभीर। 2 साल पहले ईसाइयों के इस गांव में आकर एक हिंदुस्तानी मिशनरी की मदद से उसने यह स्कूल खोला था। इन 2 सालों में उसका चेहरा और भी लंबा और भी पीला और भी चिड़चिड़ा हो गया था। गांव में रहते हुए भी वह गांव से जैसे अलग थी। स्त्रियां उससे डरती थीं, मर्द उसको एक मर्दानी अवज्ञा से देखते थे। आज के इतने नीले नीले पहाड़ों और घनी धुंध के सामने वह कांप सी उठी और दिन भर अपने दोनों हाथों को बगल में इधर उधर फिराती रही। इसके बाद बस्ती फिर सुनसान हो गई। सिर्फ एक बार मास्टरनी ने अपना द्वार खोलकर झांका और तुरंत ही फिर बंद कर लिया। करीब 6 बजे जब धुंध का पीलापन पहाड़ों के साथ नीला हो रहा था, आखिरकार बस्ती में एक मानव दिखाई दिया। लंबा रोगी सा एक 16-17 साल का लड़का, पुराना फौजी कोट पहने था। कॉलर के बाहर उसने अपनी मैली कमीज निकाल रखी थी। कीचड़ बचाने के लिए वह सड़क के इस तरफ से उस तरफ मेढकों की तरफ फुदक रहा था। लकड़ी के घुने हुए जीने पर आकर उसने संतोष की सांस ली और एक भीगे कुत्ते की तरह अपने आप को झाड़कर जीने पर चढ़ गया। लूसी बहन, बड़ा अंधेरा है। पास आते ही वह चिल्ला उठा था। टूटू, मास्टरनी ने अपने हाथ छोड़कर कहा और फिर धीरे धीरे चलकर छत से टंगी हुई लालटेन जला दी। उस छोटे से गंदे और अंधेरे कमरे में रोशनी लालटेन से खून की तरह बहने लगी। इस बीच टुटू बारिश और रास्ते पर भुनभुनाकर अपने बड़े और भारी कोट को टांगने की जगह खोज रहा था। मैं कहता हूँ, तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? कंबल का टुकड़ा उकड़ा? मैं जूते साफ करूँगा। मास्टरनी ने चुपचाप झुककर उसके जूते साफ कर दिए। टुटू बराबर अपने जूतों की तरफ देखता हुआ नहीं नहीं कर रहा था। मास्टरनी ने वैसे ही झुके झुके पूछा, घर पर सब अच्छे हैं? मेरे पास तुम्हारे लिए सैकड़ों खत हैं। सिर्फ मुरली तुमसे खफा है। तुमने उसके मोजे खूब बुने, वह जाड़े से नीली पड़ी जा रही हैं। उसने अपनी बहन को खत दे दिए और रोशनी के पास जाकर अपने भीगे बालों पर हाथ फेरने लगा। बीच बीच में वह कुछ बुदबुदा उठता था। मास्टरनी पत्रों से सिर उठाकर उसकी तरफ देखती और फिर पढ़ने लग जाती थी। अब उसने खत एक ओर रखकर इस 16 साल के लंबे चिकने युवक की तरफ देखना और उसके बारे में सोचना शुरू किया। वह उसके बिल्कुल बचपन के बारे में सोचने लगी, जबकि उसके गर्म मुलायम जिस्म को चिमटाकर वह पके हुए फल की तरह हो जाती थी। तुम खत नहीं पढ़ रही हो? उसने सहसा घूमकर कहा। पढ़ लिया। और वह फिर उसी तरह हथेलियों को बगल में भींचे इधर उधर टहलने लगी। उसका भाई खड़ा खड़ा उसकी तरफ देखता रहा और ये देखकर कि वह खत पढ़ चुकी है, बुदबुदा सा उठा। मुरली के मोजे? और मम्मी ने कहा है? मास्टरनी ने जैसे चाकू से काटा। और पापा कैसे हैं? टूटू ने भाड़ों सा मुंह बनाकर कहा, वैसे ही। पापा रोगी, परित्यक्त, उपेक्षित, उसे कभी न लिखते थे, इसलिए उससे कुछ मांगते भी न थे।
तुम क्या करते हो? मैं रोज़ सवेरे शाम पादरी तिवारी के साथ काम करता हूँ। मम्मी जान ले लें अगर मैं काम न करूँ। मुरली और मम्मी झमकती फिरती हैं। तुम मर्द हो, उसकी बहन ने जैसे स्वप्न में कहा, और फिर वैसे ही टहलने लगी। मैं 2 साल में पादरी हो जाऊंगा, टूटू ने कुछ गर्व और कुछ दिल्लगी में कहा। कुछ देर वह दोनों चुप रहे। मास्टरनी ने एक संदूक पर बैठकर जल्दी जल्दी बुनना शुरू किया। बीच बीच में एक अजीब और कड़वी मुस्कान उसके पीले और दागदार होठों पर छा जाती थी। टूटू ऐन उसी वक्त अपने चारों ओर के गंदे कमरे की टूटी कुर्सियों और मैले तकिए की तरफ देख देख कर बार बार सहम सा जाता था। यह क्या, मुरली की स्टॉकिंग है? उसने अज्ञात भय से भरे हुए मन से कहा। देखते नहीं हो? और मास्टरनी भौंक सी उठी। जब से वह यहाँ आया था, टूटू का दिल भीगते हुए कंबल की तरह हर मिनट भारी होता जा रहा था। वह अपनी बहन, अपने घर के बारे में इस तरह सोच रहा था जैसे दूरबीन से वह नए नक्षत्र देख रहा हो। खिड़कियां बिल्कुल अंधी हो रही थीं। मैले और ऊनी बादल जैसे ठीक धरती पर ही आ जमे थे। किसी के पैरों को जीने पर शोर हुआ। 2 छोटी छोटी लड़कियां हाथ पकड़े हुए अंदर आईं। वह गबरून की ऊंचे ऊंचे फ्राकें पहनी थीं और उनके चेहरों पर किसानों की सी झुलस थी। उनमें से बड़ी लड़की ने खाट पर एक मैली तामचीनी की प्लेट रख दी। उस पर एक लाल रुमाल पड़ा हुआ था। फिर अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर वह खड़ी हो गई। तुम क्या प्लेट चाहती हो? मास्टरनी ने बिला सिर उठाए पूछा। दोनों ने लड़कियों ने एक साथ सिर हिलाकर कहा हाँ। उसने उठकर उनमें से 4 अंडे और अधपके टमाटर और एक सस्ता पीतल का ब्रोच निकाल लिया। अपने बाप से कहना कि टीचर ने कहा है। हाँ। और उसने खड़े होकर फिर दोनों हाथ बगल में भींच लिए। लड़कियां चुपचाप जैसे आई थीं चली गईं। टूटू उनको बराबर एक विचित्र दिलचस्पी से देखता रहा। उसके जाने पर वह उठकर पूरा पूरा खिड़की की तरफ मुंह कर बोला, तुम चाय नहीं पीती लूसी बहन? मास्टरनी एकाएक बीच कमरे में खड़ी हो गई। सुनो, यह 5 रुपए है, और यह मुरली का स्टॉकिंग, और यह मम्मी का सिंगारदान, और कहना कि कोई मुझसे और कुछ न मांगे, सब मर जाएं, गिरजे में जा पड़े। वह पागलों की तरह 2 छोटे छोटे और सिकुड़ों हाथों से रुपए, स्टॉकिंग और सिंगारदान का अभिनय कर रही थी, और बोल ऐसे रही थी जैसे उसका सारा खून जम रहा हो। मैं मैं कहती हूँ वो गिरजे में जा पड़े, मिशन में मरें। टूटू ने बड़ी पीड़ा से कहा। लूसी बहन। लूसी ने जरा नरम होकर कमरे की उत्तरी खिड़की खोल दी। खिड़की के खुलते ही कमरे का प्रकाश पिंजरे की चिड़िया की तरह चंचल हो उठा। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तुम मेरा घर झाड़ लो। और उसने खिड़की धमाके से बंद कर दी। टूटू एक बारगी उस धमाके से चौंक पड़ा, पर कह कुछ भी न सका। मास्टरनी अपने पलंग पर जाकर बैठ गई। उसके दोनों हाथ उसकी पट्टियों को जकड़े थे। आज सारी जिंदगी के छोटे बड़े घाव अचानक धसक गए। कुछ सोचने की ताब उसमें न थी। सिर्फ एक गुट्टल धीमा दर्द उसके सारे अस्तित्व में लहराने लगा था, और अब बाहर रिस कर जैसे उसे डुबा देना चाहता था। टूटू ने सहसा कड़ाई से कहा, लूसी बहन। पर इसके साथ ही किसी ने बाहर से भर्राई हुई आवाज़ में कहा, टीचर, मैं आ सकता हूँ? टूटू उस तरफ बढ़ा, पर घृणा से दौड़ते हुए मास्टरनी ने दरवाज़ा आधा खोल बाहर जा बंद कर लिया। टूटू ने उसकी झलक ही देखी थी। वह एक बुझे हुए चेहरे का अधेड़ किसान था, ऐसे जैसे संडे को गिरजों में टोपियां उतार कर भीख मांगते हैं। 1 मिनट में मास्टरनी लौट आई। उसका चेहरा पहले से भी सख्त था। उसने टूटू को देखकर उधर से मुंह फेर लिया और अपने आप बुदबुदा कर कहा, मैं ही क्यों, तुमसे कोई मुझे सरोकार नहीं, तुम लोगों से मैं पूछती हूँ। और वह हथेलियाँ को बगलों में भींचकर और तेजी से टहलने लगी। मैं जैसे जिंदा दफना दी गई हूँ, पर मुझे कब्र की शांति तो दे दो। वह वाकई हाथ फैलाकर शांति मांग रही थी। टूटू गुमसुम बैठा हुआ रोशनी को घूर रहा था। सहसा उसने टूटू का हाथ पकड़ लिया। जाओ सो। टूटू ने आज्ञा का पालन किया, लेकिन जब वह लेट गया तो मैली और सीली दीवार की तरफ मुंह करके रो उठा। पहले तो धीरे धीरे और फिर जोर जोर से। मास्टरनी वैसे ही टहल रही थी, फिर चूर चूर होकर उसी चारपाई पर गिर पड़ी। टूटू आखिर चुप हो रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया था।
केवल दूर दूर पर रात के पूर्व पहरेदारों के विचित्र स्वर चारों तरफ पहाड़ों से टकरा टकरा इस कमरे में गिर गिर पड़ते थे। तो दोस्तों, ये थी भुवनेश्वर की लिखी कहानी मास्टरनी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।